बच्चों, नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज फिर से हमारा ये हिंदी है और आज हिंदी का हम पढ़ेंगे भाग नंबर 5। हमारे 4 भाग हो चुके हैं। हिंदी वर्णमाला ही चल रही है अभी और ये लास्ट है, नंबर 5 लास्ट है। तो अब तक हमने स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, मतलब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हमें केवल व्यंजन देखने हैं थोड़े से कि उनका वर्गीकरण देखना है कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर वर्ण विच्छेद देखेंगे। हाँ तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं फिर वर्णमाला। तो आज जो हम पढ़ेंगे वर्णमाला में वो पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजन में क्या पढ़ेंगे? टॉपिक है हमारा प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे आज हम? प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्राणत्व में क्या होता है? ये प्राणत्व के आधार पर जो है व्यंजन दो, इसके जो बटा हुआ है, ये दो चीजों में बटा हुआ है। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार से ये बटा हुआ होता है। नंबर एक होता है इसमें अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। ठीक है, और नंबर 2 होता है इसमें महाप्राण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अल्प प्राण व्यंजन और लिखो। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम अल्प प्राण व्यंजनों की कि ये अल्प प्राण व्यंजन हमारे क्या होते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन हम उन्हें कहते हैं, इनकी जो पहचान होती है, इनकी जो परिभाषा होती है, उसमें लिखते हैं हम कि जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो। ठीक है, तो अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं हमारे? जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो। एक पॉइंट और लिखो इसमें या इनमें कम प्राणवायु का मतलब समझते हो? कम प्राणवायु मतलब कि ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम अपने सांस लेने की क्रिया में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, उसकी बात कर रहा है ये कि जिनमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो ठीक है बच्चों, इसमें 2 पॉइंट है हमारे, जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, और नंबर 2 है हमारा इनमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। कम प्राणवायु यानी कि जिस चीज को हम श्वास लेने में ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस। प्राणवायु का मतलब है ऑक्सीजन गैस। तो इनमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होते कितने हैं। तो यहाँ पे हम
वर्गीय व्यंजन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हमने? कौन कौन से होते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन? कै, खे, गै, घै और अंगा। चै, छै, zै, झै, इया। टै, ठै, डै, ढै, अण। तै, थै, दै, धै, नै। पै, फै, वै, भै, मै। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी क्योंकि हम इनको 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। इनको क्या कहते हैं हम? वर्गीय व्यंजन। तो इन्हीं के आधार पर देखेंगे कि हम अल्प प्राण, तो इनको पहले हम ऐसे बांट लेंगे, इस तरह से करके इनको 1 2 3 4 और 5 ही तो है ना, ये ऐसे भी है हमारी 5 ही है। तो हम इनकी संख्या लिख लेंगे 1 2 3 4 5। तो अल्प प्राण जो होते हैं हमारे, इसमें जो वर्गीय व्यंजन में से कौन कौन सी संख्या आती है ये देखेंगे। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आती है हमारी? 1, ये 1 आ गया हमारा पहला, फिर है 3 और फिर 5, यानी 1 3 और 5 ये काय में आते हैं हमारे अल्प प्राण में। ठीक है, यानी कि 135 भी हम जब याद करते हैं तो 135 भी हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, और इससे आगे ये तो हमारे केवल वर्गीय व्यंजन है कि वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से आते हैं हमारे, और इसमें आते हैं हमारे, ये तो लिख ही लिया होगा हमने, इसको मिटा देते हैं, ये परिभाषा तो हमने लिख ली। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 1 + 3 + 5। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्गीय व्यंजन के। अब प्लस इसमें क्या क्या आता है, तो अब इसमें प्लस आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या आएंगे इसमें? अंतस्थ व्यंजन। प्लस क्या आएगा इसमें? देखो 1 ये आ गया हमारा पूरा, 3 ये आ गया और 5 ये आ गया, तो इसको क्या कहते हैं हम? अंगा। अब 3 में हमारा ये भी आ रहा है डै, तो डै तो हमारा आ ही गया है। एक और होता है हमारा अढ़ै। क्या होता है हमारा? अढ़ै, जिसमें नीचे बिंदी लगती है। ये क्या होते हैं हमारा? उच्छिष्ट व्यंजन होता है, तो ये इसमें केवल अढ़ै आएगा। आगे आएगा हमारे ये रै लै बै, ये तो हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। क्या हो गए? ये रै लै और बै, यही तो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अढ़ै आ गया, फिर इसमें प्लस में आएगा सभी स्वर। सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई इनकी? देखो 1 2 3, 1 2 3, तो कितने एक लाइन में कितने वर्ण होते हैं हमारे? 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 15 तो हो गए हमारे वर्गीय व्यंजन। ठीक है, प्लस करो, अब आ जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4। अब आ जाएगा हमारा अढ़ै प्लस 1 और सभी स्वर, यानी कि 11। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 15 4 19 और 1 20 और 11 31। तो कितने हो जाएंगे हमारे ये टोटल वर्ण? अल्प प्राण में टोटल वर्ण हो जाएंगे हमारे 31। तो इसको भी लिख लेना कि अल्प प्राण में कुल वर्ण कितने हैं हमारे? 31। ठीक है, तो अल्प प्राण हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम महाप्राण। तो अल्प प्राण में हमने क्या पढ़ा था कि इनके उच्चारण में कम श्वास खर्च होता
होता है, इनके उच्चारण में या जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, इसमें पढ़ा था हमने कि इनके उच्चारण में कम वायु खर्च होती है और महाप्राण में है इसका ही उल्टा कि जिनके उच्चारण में अधिक वायु, क्या अधिक वायु या अधिक श्वास, अधिक श्वास खर्च हो, खर्च हो। ठीक है, इसमें क्या था हमारा कि इनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो रही थी और महाप्राण में क्या हमारा इनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च होती है। नंबर 2 पॉइंट है, इसमें नंबर 2 पॉइंट क्या था हमारा कि कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है और इसमें क्या है कि इनमें अधिक, इसका ही उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, इनमें अधिक प्राणवायु, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता होती है, ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी पहचान हमें समझ में आई कि इनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च होती है और इनमें अधिक प्राणवायु भी लगती है। अल्प प्राण में हमने इसका उल्टा ही पढ़ा था कि इनके उच्चारण में जो श्वास होती है हमारी वो कम खर्च होती है और इनमें प्राणवायु भी कम लगती है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, इसकी पहचान देख ली हमने, इसकी परिभाषा देख ली। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो अल्प विराम में हमने क्या पढ़ा था, अल्प विराम में 1 2 3, ये तो हमारे अल्प विराम में हो गए वर्गीय व्यंजन में। बचा क्या हमारा 2 और 4, तो 2 प्लस 4, ठीक है 24, ये बचा हमारा। और आगे बचा हमारा, इसमें हमारा उच्छिष्ट व्यंजन में ये अड़ आ गया था और यहाँ आ जाएगा ढ, ठीक है, प्लस आते हैं इसमें ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन क्या आ जाएंगे हमारे ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, श, स और ह, ये 4 हो गए हमारे। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 है ना, ये 2 और 4, तो 5 और 5 कितने हो गए हमारे, इनमें 5 है तो हमारे 2 है, ये 2 और 4 तो कितने हो जाएंगे 10, 10 तो हमारे वर्गीय व्यंजन हो गए, प्लस 1 ये हो गया हमारा और प्लस ऊष्मीय व्यंजन यानी 4 हमारे ये हो गए। तो टोटल कितना हो जाएंगे हमारे 10 प्लस 1 और प्लस 4 बराबर 15, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारे 15। तो महाप्राण भी जान लिया हमने और अल्प प्राण भी देख लिया। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा होता है। आगे हम ये अपने जो वर्ण हैं जितने भी वो किसके आधार पर बांटते हैं, तो ये चीज हमने समझ ली, अल्प प्राण की और महाप्राण की, दोनों की समझ ली है। इनमें कितने कितने वर्ण होते हैं ये भी देख लिया है, वर्गीय व्यंजन में से कौन कौन से होते हैं ये भी देख लिया है। अब आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक कि स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को कैसे बांटा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, स्वर तंत्रियों के आधार पर, टॉपिक है हमारा स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों
वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है, किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर भी वर्णों का जो वर्गीकरण होता है वो दो ही प्रकार से होता है। तो इसमें जो हमारा पहला आएगा, वो आएगा सघोष या घोष, और दूसरा जो आएगा हमारा वो आएगा अघोष। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्णों का विभाजन होता है, जो वर्णों का वर्गीकरण होता है, वो भी दो प्रकार से होता है। नंबर 1 सघोष या घोष और नंबर 2 अघोष। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सघोष की। ये सघोष क्या होते हैं? तो सघोष की जो पहचान है, सघोष की क्या पहचान होती है? ये होती है कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर, क्या? स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती हो। स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती है। तो सघोष क्या होते हैं हमारे? कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती है। और अघोष क्या होते हैं हमारे? स्वर तंत्रियों के, क्या लिखेंगे? स्वर तंत्रियों के पास आने पर स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती है। क्या होता है इसमें? नहीं निकलती है। ठीक है, तो सघोष कहते हैं हमारे कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती है। मतलब कि जब हम सघोष में जो वर्ण आते हैं उनको बोलते हैं तो उनके बोलने पर जो हवा होती है वो मुख से निकलती है। और अघोष में क्या होता है कि जब इसमें हम अघोष में जो वर्ण आते हैं उन्हें बोलते हैं तो उनके बोलने पर जो हमारे अंदर है उसमें से, मतलब हमारे मुंह में से हवा या जो श्वास होती है, जो भाप होती है, वो नहीं निकलती। अब बात करते हैं कि हम सघोष क्या होते हैं। तो हमने वर्गीय व्यंजन में पढ़ा था 1, 2, 3, 4 और 5 पढ़े थे। तो हमारे अल्प प्राण में क्या क्या थे? 1, 2 और 5 यानी 135। और महाप्राण में क्या थे? 2 और 4। ठीक है, ये बात थी हमारी अल्प प्राण की। अब बात करते हैं हम सघोष और अघोष की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सघोष की। तो हमारे सघोष में कौन कौन से होते हैं? तो पीछे के जो 3 होते हैं, 3, 4, 5, इसको हम कह सकते हैं 345 भी कह सकते हैं। तो पीछे के जो 3 होते हैं वो आते हैं हमारे सघोष में। पीछे के जो 3 होते हैं वो आते हैं हमारे सघोष में। ठीक है, तो लिखो 3 + 4 और +5
ये हो गए, मतलब वर्गीय व्यंजन में हमारे 3 आ गए। अब आते हैं हमारे ये रे ले वे, ये रे ले वे, और एक ऊष्मीय व्यंजन का आता है प्लस सभी स्वर, प्लस सभी स्वर। ठीक है, तो सघोष में हमारे क्या क्या आते हैं? वर्गीय व्यंजन में 3 4 5, ये रहा लैवे यानी कि अंतस्थ व्यंजन, एक हमारा ऊष्मीय का आता है और सभी स्वर। तो टोटल कुल वर्ण कितने हो गए हमारे इसमें? कुल जो वर्ण हो गए हमारे इसमें कितने हो गए? 5 दूनी 10, 5 या 15, तो ये हो गए हमारे, प्लस 4 और 1 ये 5 ये हो गए हमारे, और प्लस 11 स्वर। तो टोटल कितने हो गए? 15 5 20 और 11 31। ठीक है, तो सघोष में हमारी जो टोटल वर्ण हो गए वो हो गए 31। अब बात करते हैं अघोष की। किसकी करते हैं बात? अघोष की। ठीक है, तो अघोष में कौन कौन से वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो जब हमारे 3 ये इसमें आगे हैं तो आगे के 2 जो 2 बच्चे वो आ जाएंगे हमारे अघोष में, 1 प्लस 2। ठीक है, और इसमें आते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन के से, श और श। ऊष्मीय व्यंजन के हमारे ये 3 ही तो बचे, क्योंकि एक जो ऊष्मीय व्यंजन का था है वो हमारा सघोष में आ चुका है। ठीक है, तो 1 और 2 वर्गीय व्यंजन के, श और श ये आ गए हमारे ऊष्मीय व्यंजन। तो ये कितने हो गए हमारे? 10 तो ये हो गए और 3 ये कितने हो गए? 13। कुल वर्ण इसमें कितने हो गए हमारे? 13। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। 2 पढ़ लिए हमने, ये भी पढ़ लिया है और प्राणत्व के आधार पर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे वर्णों का जो वर्गीकरण था ये हमारा समाप्त हो चुका है। ये हमने सारे पढ़ लिए हैं, स्वरों के भी पढ़े थे, सारे व्यंजन के भी पढ़ चुके हैं और टोटल वर्णों के भी हम पढ़ चुके हैं, और हमने सारी कुछ चीजें पढ़ ली हैं, बस 1 2 चीजें बची हैं, तो वही अब देखते हैं। ठीक है, तो आगे अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक होगा हमारा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि अभी हमने संयुक्त व्यंजनों के बारे में नहीं जाना है। हमने जब पहले स्वर और व्यंजन देखे थे, हमने तब लिखे थे, तब थोड़ा सा जाना था। अब पूरा जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं, ये जानेंगे। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला होता है हमारा संयुक्त व्यंजन कषा। इसको हम छतरीय नहीं बोलते हैं, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तब हमें पता चलेगी कि इसको हम क्या बोलते हैं। वैसे तो हम इसको बोल ही देते हैं 6 छतरियां, लेकिन ये होता क्या है? होता है ये कषा। अब आगे आता है हमारा इसमें त्रय। आगे क्या है हमारा? अगला है त्रय, उससे अगला है हमारा जिया, इसको बोलेंगे जिया, और सबसे लास्ट वाला होता है हमारा शिरा। ठीक है, अब इनको देखो, अब इनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इनका उच्चारण भी निकल के आएगा, और ये चीज भी निकल के आएगी कि कौन सा अक्षर वर्ण वाला के शब्दकोश में इनका स्थान कहाँ होता है, ये चीज भी हम पढ़ेंगे अभी। तो इनका वर्ण विच्छेद करो, क्या आ जाएगा हमारा? इसका आएगा क हलंत श, क हलंत श। त्रय का आ जाएगा त और र, यानी कि त आधा और र पूर्ण, के आधा और श पूर्ण। इसका आ जाएगा
ज आधा और इया पूरा। इसका आ जाएगा हमारा श आधा और रे पूरा। ठीक है, तो देखो कैश है, कैश है, इसका जो वर्ण विच्छेद है वो कैश आया तो क्या हो गया, कशा, त्रा, जिया और श्रा। ठीक है, अब एक चीज और आती है बच्चों कि अभी ये वर्ण विच्छेद जो है ये पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण कैसे होगा ये, कै हलंत से और से में भी ए है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे से है ये हमारा पूर्ण वर्ण है। तो इसका जो पूर्ण वर्ण विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये। अब इसका देखो ते रे ए। ठीक है, अगला है हमारा जे इया प्लस ए, शे धन रे और धन ए। तो पूर्ण जो हमारा वर्ण विच्छेद होगा ये होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे हमारे ये शे है। ठीक है, तो एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हम श्रृंगार लिखेंगे, शे रे इन गे आर। तो ये शब्द आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। और एक और ले लेते हैं हम श्रृंगार। तो ये शब्द कैसे हैं बताओ, ये शब्द हमारे क्या हैं, गलत हैं। गलत क्यों है ये देखनी है। देखो श्रृंगार ये गलत क्यों है ये चीज हमें देखनी है। तो देखो श्रृंगार, श्रृंगार में शे रे और री, तो ये जो वर्ण है ये दोनों हमारे एक साथ नहीं आते हैं। मतलब दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं लेकिन दो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। तो ए और री, ए जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, श होगा आधा। ठीक है, आधा हमारा श होगा, रे होगा प्लस ए होगा और प्लस इसमें री भी है। सॉरी, यहाँ करके देखते हैं। देखो श है प्लस रे है और रे हमारा क्या है, यहाँ पूर्ण है। तो जब हम इसको पूर्ण का हम संधि वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा इसमें ए भी आएगा और हमने यहाँ पे ये री भी लगा रखा है तो प्लस री। तो हिंदी वर्णमाला में मेरे समझाने का मतलब यहाँ यह है कि हिंदी वर्णमाला में कभी भी दो स्वर एक साथ नहीं आते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो इसीलिए ये हमारा शब्द गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा, तो सही होगा हमारा श रे गे आर, श्रृंगार। इसमें हम ये रे नहीं लगाएंगे, केवल श्रृंगार होता है। रा नहीं आएगा, री आएगा, श्रृंगार। इसका भी यही होगा, जब इसका भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो श धन रे धन ए और धन री आएगा। तो इसमें भी दो स्वर एक साथ आ रहे हैं तो ये भी हमारा गलत है। तो ये भी कैसे लिखा जाएगा हमारा, श्रृंगार। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्णमाला के, लिखिए वर्णमाला, वर्णमाला के वर्णों का, वर्णमाला के वर्णों का शब्दकोश में, शब्दकोश में स्थान। क्या पढ़ेंगे हम, वर्णमाला के वर्णों का शब्दकोश में स्थान। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्वर, कि स्वरों का जो स्थान होता है, वर्णमाला में जो स्वरों का स्थान होता है वो कैसे होता है। मतलब कौन सा स्वर पहले आएगा और कौन सा स्वर बाद में आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा
अनुस्वार। क्या होता है हमारा अनुस्वार, जिसको हम बोल देते हैं अंग, अंग भी बोल देते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारा चंद्र बिंदु, इसके बाद आता है हमारा विसर्ग। ठीक है, उसके बाद हमारे सारे स्वर ऐसे आ जाएंगे जैसे कि होते हैं हमारे ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, तो वर्णमाला के जो वर्णों का शब्दकोश में स्थान है, पहला नंबर स्वर। तो स्वर का स्थान ऐसे होता है, पहले आता है हमारा अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु, अनुनासिक, और फिर आता है हमारा विसर्ग, और फिर सारे स्वर। अब बात करते हैं व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? व्यंजन की। तो व्यंजन में मैंने अभी आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, संयुक्त व्यंजन 4, उनका स्थान भी आता है। तो उनका स्थान व्यंजनों में कहाँ किसका आता है ये देखिए। तो पहले हम अपने व्यंजन लिख लेंगे सारे, क्या? इसके बाद हम एक खाली जगह छोड़ देंगे, जहां जहां में खाली जगह कहूं छोड़ने के लिए वहां छोड़ते रहना। ठीक है, कै, खे, गे, घे और अंग, चे, छे, जे। अब इसके बाद एक खाली जगह छोड़ो, जय के बाद के, चे, छे, जे, झे और जय के बाद क्या आ जाएगा हमारा? ई। ठीक है, आगे टे, ठे, डे, ढे और अणे। उसके बाद में ते, थे। अब हमारा यहाँ एक खाली जगह छोड़ो, ते के बाद में थे, दे, धे और ने। अब आ जाएगा हमारा पे, फे, वे, भे, में। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं, इधर हमारी जगह नहीं बची है तो इधर लिख लेंगे। आगे आएंगे हमारे ये, रे, ले, ये, रे, ले और वे। ये हो गया हमारे अंतस्थ व्यंजन। फिर आ जाएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन, यानी कि शे, शे, शे और है। तो हमारे टोटल व्यंजन हो गए ये। हम इस वाले से के बाद में भी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने कितनी जगह छोड़ी? 1, 2, 3, 4, और हमारे संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। तो देखो, जब हमने संयुक्त व्यंजन का जो हमारा कषा था, जब हमने कषा का वर्ण विच्छेद करा था, तो हमने ये इस टाइप से करा था, मतलब इसका जो वर्ण विच्छेद था ये था। तो क्या के जो कषा का स्थान होता है हमारा वर्णमाला में, वर्णमाला के शब्दकोश में, तो कषा का स्थान हमारा क्या के बाद आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जिया, ये वाला शब्द, इसका हमने ज और इया करा था, इसका स्थान हमारा यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार था हमारा त्रा, इसका स्थान हमारे तय के बाद में आ जाएगा। फिर था हमारा सबसे लास्ट में श्रा, इसका स्थान शय के बाद। ठीक है, अब एक चीज और है, उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो भी 2 होते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन ये होते हैं हमारे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो उच्छिप्त व्यंजनों का जो स्थान होता है, अढ़ा का होता है हमारे डे के बाद में, और अढ़ा का होता है हमारे इसके बाद में। ठीक है,
तो हमने वर्णमाला के वर्णों का शब्दकोश में स्थान भी पढ़ लिया है। किसका स्थान कहाँ है, कौन सा वर्ण, स्वर या व्यंजन कौन सा कहाँ आता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा फाइनल टॉपिक बचा है वो आता है हमारा वर्ण विच्छेद, कि हम वर्णों का विच्छेद कैसे करते हैं। इस चीज से क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चे भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ये बच्चों से किसी से हो भी नहीं पाता। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम वर्ण शब्द लिख लेंगे कि हमें शब्द कौन कौन से लिखने हैं। तो सबसे पहले हम शब्द लिखेंगे कि कौन कौन से लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं जो वर्ण विच्छेद में ऐसा मानो कि ये शब्द मोस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं शब्दों से आप सीख जाओगे कि हमें वर्ण कितना भी लंबा शब्द आ जाए कि उसका वर्ण विच्छेद कैसे होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम कै पे। तो कै का क्या होगा, देखो ये चीज तो हमने कई बार पढ़ ली है पीछे कि जो व्यंजन होता है हमारा पूर्ण व्यंजन, उसमें कै धन ए होता है, यानी कि ए स्वर पूर्ण व्यंजन में आता ही है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा कै धन ए। अगली बात करते हैं हम की। तो जो हमारे लेफ्ट साइड से ई की मात्रा चढ़ती है वो होती है छोटी, और जो हमारे राइट साइड से ई की मात्रा चढ़ती है वो होती है हमारी बड़ी। तो इनका क्या हो जाएगा, कै धन ई, इसका हो जाएगा कै धन दीर्घ ई, क्योंकि ये बड़ी ई है। अब आते हैं कै धन री पे। तो ये री क्या है, रे से ऋषि, तो कै धन री, ठीक है। अगला शब्द है हमारा के। तो ये है हमारा कै धन ए, क्योंकि सिंगल मात्रा है तो ए आएगा, और ये हमारी डबल मात्रा है तो कै धन ए आएगा, ठीक है। अगला है हमारा तै। तो इसका भी ऐसे आएगा तै धन ए, क्योंकि ये भी पूर्ण व्यंजन है तो इसमें ए स्वर आना ही है। आगे हमारा तिय। तो तिय में तै तो हमारा आता है ही, आगे हमारा यह धन ए, ठीक है। आगे हमारा आता है सत्य। तो सत्य में क्या आ जाएगा हमारा, सत्य में क्या आ जाएगा हमारा से धन ए, ये आधा हो जाएगा, धन तै यानी कि आधा, धन ये और धन ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़े से और मतलब जो अच्छे शब्द हैं थोड़े से वो और ले लेते हैं। तो इसमें जो हमारा अगला शब्द है, तो बच्चों इसमें जो हमारा अगला शब्द है वो है द और ध। तो इसमें एक चीज है, बताओ इसमें कौन सा शब्द पूर्ण है और कौन सा शब्द अपूर्ण है। तो इसमें जो ये हमारा ध है ना, हमारा ध शब्द है ये होगा हमारा पूर्ण, और जो हमारा द शब्द है ये होगा अपूर्ण। तो इसको लिखेंगे द आधा, मतलब अपूर्ण है, धन ध धन अ। इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो ऐसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा इस तरह, ठीक है। आगे हमारा रे। तो इस वाले रे में और इस वाले रे में देखो क्या अंतर है, इस वाले रे की घुंडी मुड़ी हुई है और इस वाले जो रे में है वो घुंडी मुड़ी हुई नहीं है। तो जिसमें घुंडी मुड़ी हुई नहीं होती वो होता है हमारा छोटा ऊ, और जिसमें घुंडी मुड़ी हुई होती है वो होता है हमारा बड़ा ऊ, ठीक। अब आगे आता है हमारा काम। तो ये तो सिंपल है, कै धन ए धन में
और धन ए। ठीक है, ऐसे ये है काम। इसमें आ गया हमारा कै, धन आ, धन मैं और धन है। ठीक है, अगला हमारा कर्म। तो देखो मैंने ये रे जो है, रे के जितने भी रूप हैं, रे के जितने भी रूप हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। रे के 3 रूप होते हैं, एक सिंपल रे होता है, सामान्य रे, एक होता है हमारा रेफ रे और एक होता है हमारा पदेन रे। तो मैंने एक चीज और बताई कि थी कि रेफ रे जो होता है वो हमारा आधा होता है और बाकी जो 2 रे होते हैं वो हमारे पूर्ण होते हैं। तो इसका क्या वर्ण विच्छेद हो जाएगा, कै धन ए, कै धन ए और धन। देखो इसको बोल के देखो, कै रे में, कै रे में। तो उच्चारण के अनुसार ही हम वर्णों का विच्छेद करते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया हमारा, फिर आएगा हमारा रे, और ये रे क्या होता है हमारा, पहले से ज्यादा होता है, धन में और धन। ठीक है, ऐसे हमारे ये हो जाएगा कै धन आ, धन रे, धन ये और धन ए। ठीक है, अगला शब्द है हमारा सिंह। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है हमारा सिंह। तो इसमें हमारा अनुसार आ गया, इसमें भी हमारा अनुसार है, इसमें हमारा चंद्र बिंदु है। तो इस चीज का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, देखो पहले उच्चारण करो इसका, स ई अंग है, सिंह आ रहा ना। तो देखो स धन ई, क्योंकि ये छोटी ई है, धन अंग, तो ये अंग यहाँ आ जाएगा जहां इसका उच्चारण आ रहा है, धन है और धन है। ठीक है, अगला हमारा अंकुश। तो देखो अंग तो हमारा पहले ही आ गया, अंकुश, तो अंग तो हमारा पहले ही आ गया। इसमें धन कै उ, कै धन उ, धन श और धन ए। ठीक है, आगे हमारा चांद, इसका भी उच्चारण करो, देखो च आ अन द, तो क्या हो गया हमारा चांद। तो इसका भी हो जाएगा हमारा च धन आ। तो देखो इसमें एक चीज हो रहा है, ये चंद्र बिंदु जो है, जैसे हमने इसमें तो ई आ गई तो हमें अलग से लगाना पड़ा, ये है ना आ, मतलब अनुसार। और जैसे इसमें आ गया च आ, तो ये चंद्र बिंदु जो होता है ये यही आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर शिरोरेखा से जितने भी लगते हैं अनुसार, ये चंद्र बिंदु ये हमारे सर के ऊपर ही लगते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, धन द और धन ए। ऐसे ज्येष्ठ का आ जाएगा, जय तो हमारा आधा ही है, जय ये शेठ है, तो जय धन ये धन ए धन श, क्योंकि ये हमारा आधा है, धन ठ और धन ए। जी हाँ, आप लिख में होगा, यहाँ लिख दो धन ए। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद आपको समझ में आ गया। ये शब्द आप लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि यहीं से आपको पता चल जाएगी, आप जितने भी बड़े शब्दों का विच्छेद करना चाहोगे आसानी से हो जाएगा। मैंने इसमें सब करा दिया, देखो अनुसार का भी हो गया, चंद्र बिंदु का भी हो गया, रू का भी हो गया, रे का भी हो गया, और इसमें एक रे और रह गया है, जैसे कि पदेन रे रह गया है, तो पदेन रे में अपन लिख लो इसमें क्रम। ठीक है, अब इसका संधि वर्ण विच्छेद करो, तो देखो पदेन रे कैसा होता है हमारा, पूर्ण होता है, तो इसमें इसका पहले उच्चारण करो, कै रे में क्रम आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आधा, क्योंकि रे हमारा पूर्ण है, प्लस रे धन ए धन में और धन ए। ठीक है, तो इसमें हमारी सारी चीजें आ गई हैं। तो वर्ण माला हमारे इन 5 भागों में आकर कंप्लीट हो जाती है। अब वर्णमाला आपको पहले सब चीज पढ़ना है, वर्णमाला में सारे भाग देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगी कि वर्णमाला क्या होती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अगर जो तुमने ये नहीं पढ़ी ना वर्णमाला, तो तुमको ना समास समझ में आएंगे, ना संधि, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं वर्णमाला से संबंधित।
तो इन सबको पढ़ लेना। बस यही था आज का टॉपिक, सारा कवर हो गया है। अब कल को हम करेंगे नया अध्याय यानी कि संज्ञा। ठीक है, थैंक यू।